हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एडुकेयर क्लासेस। मैं हूं आपका ट्यूटर गर्वित सिंह राठौड़। हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट कर दिया था। लास्ट सेशन के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ा था। चलिए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा। हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा हम जनरली किचन में यूज करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए। इसको हम पकोड़े बनाने के लिए यूज करते हैं, जिससे आपके पकोड़े कैसे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और बेकिंग सोडा के लिए रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। कुकिंग फास्ट करने के लिए यूज करते हैं, किचन में हम पकोड़े वगैरह को क्रिस्पी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। चलिए सबसे पहले बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है, NaCl। तो NaCl के अंदर अगर आप CO2 H2O पास कराते हो, साथ में अमोनिया पास कराते हो, तो आपको मिलता है NH4Cl, जिसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। और इसके साथ में आपको मिलता है NaHCO3। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एज अ बेस भी यूज होता है, क्योंकि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, एसिडिटी के लिए। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया हमने, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। अब ये जो हमारा बेकिंग सोडा है NaHCO3, अगर हम इसे कुक कर रहे हैं, मतलब हम इसे क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। जैसे हम इसे हीट अप करेंगे तो ये हमें देता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 NaCO3 किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस Na2CO3 की वजह से, सोडियम कार्बोनेट की वजह से उस पर क्या आता है, क्रिस्पीनेस आती है, क्योंकि वहां से क्या रिलीज हो रही है, CO2 गैस है, जो से क्या करती है, फुलाती है। आई होप आपको इसकी प्रिपरेशन क्लियर हुई होगी। चलिए इसके यूजेस पर आते हैं। NaCO3 क्या है, एक बेस है, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इसे हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं, इसे हम एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं, इसे हम कुकिंग में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक और ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। अगर हम NaHCO3 की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, H प्लस आयन से कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस H2O प्लस CO2। ये CO2 गैस आपकी कहां यूज हो सकती है, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो यहां जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हो आप, वो होता है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अलावा ये एक बेस है और ये किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, एसिड को। तो इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एंटासिड के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसे केक और ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस, तो उसे कैसे कर देगी, स्पंजी कर देगी। उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भरने की वजह से वो फूल जाएगी। आई होप आपको बेकिंग सोडा का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर भी हमारा रॉ मटेरियल क्या है, NaCl। इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, अभी जो हमने Na2CO3 बनाया था ना, कैसे बनाया था, 2NaHCO3 को जब हमने गर्म किया तो हमें क्या मिला था, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस Na2CO3 का अगर जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, किसके साथ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन अगर हम करते हैं,
तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। क्योंकि ये एक तरीके का बेस है तो वॉशिंग सोडा कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, Na2CO3 के अंदर जब आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यूज करते हो और उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो आपको मिलता है Na2CO3.10H2O। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। जो हमने किससे बनाया है, सोडियम कार्बोनेट से। और उसको हमने क्या किया था, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किया। तो ये जो वाटर था वो इसके अंदर एज अ क्रिस्टल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो ये आपको क्या देगा, वॉशिंग सोडा। हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या आ रहा था, Na2CO3.10H2O। अगर मैं इसे हीट करता हूं तो मुझे मिलता है Na2CO3.9H2O प्लस H2O। इस 9H2O को हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट नोना हाइड्रेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोनेट कितने हैं, 9। अगर आप इसे एक्सेसिव हीट देते हो, अगर आप इसे एक्सेसिव हीट दोगे Na2CO3.9H2O और इसे आपने और हीट अप किया तो ये आपको देगा Na2CO3 प्लस 9H2O। ये आपने अंदर से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। आई होप आपको इसकी प्रिपरेशन और इसकी हीटिंग की प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। हमारे वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं, इट इज यूज्ड इन सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कहां पर यूज होता है ये, सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। इसके सेकंड यूज की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन डोमेस्टिक पर्पसेस। घर के अंदर हम इसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। थर्ड यूज है इसका, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। इसको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। वाटर में दो तरीके की हार्डनेस होती है, एक तो होती है परमानेंट हार्डनेस और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। वाटर क्या होता है, किसमें है आपका, अगर आपका वाटर ग्राउंड के अंदर है तो ग्राउंड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बन जाते हैं। कुछ सॉल्ट होते हैं उसके क्लोराइड के, सल्फेट के, कार्बोनेट्स के। तो ऐसे सॉल्ट जो गर्म करने से वाटर में से रिमूव हो जाते हैं उसे तो हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और ऐसे सॉल्ट जिसको आप गर्म करने से वाटर में से रिमूव नहीं कर सकते वो देते हैं परमानेंट हार्डनेस। अगर आपका वाटर हार्ड होगा तो जब आप साबुन को यूज करते हो हाथ धोने के लिए तो उसके अंदर झाग नहीं आएंगे। अगर झाग नहीं आते तो वाटर कैसा होता है, हार्ड। अगर उसमें झाग आ रहे हैं तो कैसा होगा, वाटर सॉफ्ट। इसका फोर्थ पॉइंट होता है, इट इज यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा Na2CO3। Na2CO3 को हम यूज करते हैं। तो Na2CO3 कहाँ यूज होता है आपका, सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। Na2CO3 को हम डोमेस्टिक पर्पस के क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। Na2CO3 को हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। Na2CO3 को हम बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वॉशिंग सोडा का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन
अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट होता है ना वो आपका होता है ब्लू कलर का। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। अगर आप इसे हीट अप करते हो तो ये सॉल्ट का कलर हो जाता है व्हाइट। ये ब्लू सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्ट की बात करते हैं तो वो होता है CuSO4.5H2O। जब हम इसे गर्म करते हैं तो CuSO4 अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है, CuSO4 प्लस 5H2O। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुके हैं। पहले ये वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ थे, अब ये कॉपर सल्फेट से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे? वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पर आपको जो कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? व्हाइट। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल किसी सॉल्ट के साथ जो जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in one formula of salt। वाटर मॉलिक्यूल के वो फिक्स नंबर जो किसी भी सॉल्ट के साथ में लगे हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम कॉपर सल्फेट की मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इस कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर 5 H2O के मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हुए हैं। इससे कंबाइंड फॉर्म में है ये वाटर, सेपरेटेड नहीं है। सेपरेटेड होगा तो CuSO4 प्लस H2O लिखा जाएगा। ये इसके कंबाइंड फॉर्म में है। पूरे सॉल्ट से ये वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सॉल्ट से अटैच होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के साथ में कितने मॉलिक्यूल्स अटैच है वाटर के? 5। तो इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। जब आप इसको गर्म करते हो तो ये जो बॉन्ड है ना वाटर का वो ब्रेक हो जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और आपको क्या मिलता है? कॉपर सल्फेट। इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। ऐसे ही जब हमने पढ़ा था Na2CO3, तो इस पूरे सॉल्ट के साथ में कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के लगे हुए थे? 10 मॉलिक्यूल्स के। तो हम इसे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। ये भी कैसे की फॉर्म में था? क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अगर क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा तो उसमें आपको चमक देखने को मिलती है। अगर आप उसको धूप में देखोगे ना तो हल्का शाइन करेगा। किसकी वजह से? वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने की वजह से। आई होप आपको क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट सॉल्ट पर आते हैं जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है CaSO4.12H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? जिप्सम से बनाते हैं। और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जब हम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर, किस टेम्परेचर पे? 373 केल्विन। ये हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस में जब आप इसको गर्म करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 वाटर। इसको हम क्या कहते हैं? जिप्सम। और ये क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर 1.5 वाटर ऐड कराएं, CaSO4.12H2O, इसमें हम क्या ऐड करा रहे हैं? 1.5 वाटर। तो हमें क्या मिलेगा? CaSO4.2H2O। और ये 2H2O है, इसका मतलब है ये क्या है? जिप्सम है। और CaSO4.12H2O क्या कहलाएगा? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम जिप्सम को बर्न करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें क्या मिलता है? POP। और POP में हम जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का ऐड कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। इसको आप कहते हो कैल्शियम सल्फेट। वाटर कितना है? हाफ, तो इसको कहेंगे हम हेमी
हाइड्रेट, और इसको कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ पे वाटर कितना है 2, तो हमने क्या लिखा डाई। यहाँ पे वाटर कितना है हाफ, तो हमने क्या लिखा हेमी। सेमी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे हेमी। आई होप आपको जिप्सम से पीओपी का फॉर्मेशन एंड पीओपी से जिप्सम का फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब पीओपी की हीटिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं CaSO4.12H2O को हीट करता हूं, CaSO4.12H2O को अगर हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है CaSO4 प्लस हाफ H2O। इसको हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या हम कह सकते हैं पीओपी। अब पीओपी के अंदर से आपके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो गया और यहां पे सिर्फ क्या बचा हुआ है कैल्शियम सल्फेट। इसको हम कहते हैं डेड ब्लैक प्लास्टर या ब्लैक बर्न प्लास्टर। अगर आप CaSO4.12H2O को हीट करते हो ताकि उसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाए, तो आपको क्या मिलता है CaSO4 जो कैसे कलर का होगा ब्लैक कलर का होगा, और ये सॉल्ट कैसे कलर का होगा व्हाइट। एक व्हाइट कलर का सॉल्ट जिसे हमने गर्म किया और वो ब्लैक हो जाए तो वो कौन सा होगा हमारा पीओपी। पीओपी का सॉल्ट कैसा होता है आपका ऑफ व्हाइट कलर का। जब आप इसे गर्म करते हो तो कैसा हो जाता है ब्लैक, क्योंकि इसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो गया। जब इसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा बर्न आउट हो गया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी रहेगा जब उसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके यूजेस देखते हैं। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे हैं तो इट इज यूज्ड इन फ्रैक्चर्स। जब हमारे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर जो वो प्लास्टर चढ़ता है वो कौन सा चढ़ता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टॉयज बनाने के लिए आपका क्या यूज आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने काफी सारे टॉयज देखे होंगे, चीनी मिट्टी के खिलौने जो कहते हैं वो क्या है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए टॉयज है। उसके अलावा हम पीओपी को कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको स्मूथनिंग सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए, जनरली वॉल वगैरह पे जो आप लगाते हो बिल्डा पुटी वगैरह, वो क्या होता है आपका एक तरीका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इस फ्रैक्चर्स के आगे लिख दो बोन्स। तो पीओपी को हम कहाँ यूज कर सकते हैं फ्रैक्चर्स बोन्स के अंदर यूज कर सकते हैं, टॉयज फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पीओपी का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाई NaOH मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। कल मैंने आपको इसका नाम तो बता दिया था कि इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। मैं आपको ये नहीं बता पाया था कि इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहते हैं। इसे हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर आपको एक तो मिल रहा है क्लोरीन गैस के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे क्लोर, और एल्कलाई वर्ड आपने यूज किया है NaOH के लिए। किसके लिए NaOH के लिए। NaOH के लिए क्यों यूज किया है क्योंकि NaOH क्या है एक बेस है, और मैंने आपको बताया था कि जो भी बेस आपका वाटर सॉल्यूबल होता है, जो भी बेस वाटर सॉल्यूबल होता है वो क्या कहलाता है एल्कलाई। तो NaOH क्या है आपका वाटर सॉल्यूबल बेस है, इसलिए हम इसके प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर वर्ड तो आ गया क्लोरीन गैस के लिए, एल्कलाई वर्ड आया है NaOH के लिए, क्योंकि NaOH क्या है एक एल्कलाई बेस है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमारे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।